दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार आप उसको समझ लो ताकि आपको उसको समझने में हेल्प हो। ठीक है, तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कि भाई जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर, उसका बेसिकली क्या काम रहता है। तो अब यहाँ पे बोलता है, अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्ड एज अ पब्लिक रोंग। व्हाट इज मेंट बाय दिस इज दैट इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ डाउरी डेथ ऑफ शुधा that we read about in the previous chapter? The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. That is why the case was called State Delhi Administration versus the Lakshman Kumar and the other. Similarly, the above case can be called State versus Shanti Hembram and not Mrs. Shinde versus Shanti Hembram. अब यार यहाँ पे आप सभी को बेसिकली यही बात बताता है। चलो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरीके। अब यहाँ पे बताता है कि भाई आपका कोई भी जो अपराधी होता है, वो कोई भी आपका अगर अपराध करता है तो उसको यहाँ पे पब्लिकली गलत माना जाता है। यानी कि भाई ये अपराध जो उसने किया है तो ये सभी लोगों के लिए गलत किया, यार ये उसने किसी एक पर्सन के लिए गलत नहीं किया है। उसी के साथ में यहाँ पे बताता है कि भाई जो पर्सन्स को मतलब कि ऐसे मतलब कि विक्टिम माना जाता है, उनके अगेंस्ट जो भी केस वगैरह फाइल होता है, इसलिए उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर यहाँ पे लेते हैं। और यहाँ पे बताता है कि भाई हमने जो हमारे पीछे वाले चैप्टर मतलब कि हमारा जो पीछे वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि आपकी जो सुधा होती है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं न्याय पाने के लिए, जिसमें मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में बताया था। तो वहाँ पे हमने केस को डिस्कस किया था सुधा का। तो यार वहाँ पे बताते हैं आप सभी को, तो यार वहाँ पे भी हमने इस बात को देखा कि जो वो केस था ना, वो सुधा और उसके परिवार वालों के बीच में नहीं रखा गया। उस केस को कैसे लिया हम लोगों ने, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार। कि भाई जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है और लक्ष्मण कुमार है, इन दोनों के बीच में ये केस है। उसी के साथ जैसे आपका ये वाला केस हमने स्टडी किया, तो इसको हम ऐसे नहीं लेंगे कि भाई यहाँ पे मिसेस शिंदे वर्सेस शांति, ऐसे नहीं बोलेंगे हम केस को, हम बोलेंगे स्टेट वर्सेस शांति। अब स्टेट वर्सेस शांति क्यों बोलेंगे? शांति के ऊपर आप सभी को पता है कि अपराध लगाया गया है, और स्टेट के ऊपर, स्टेट हमने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यार आप सभी को पता है कि जो उसने यहाँ पे चोरी का क्राइम किया है तो यार वो सभी के लिए गलत है। यानी कि ये नहीं कि भाई वो किसी एक के लिए गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ बात यहाँ पे आप सभी को बताते हैं। बाकी मैं अब एक काम करता हूँ, इसको जूम करता हूँ, पहले इसको स्टडी करते हैं, देन हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, सो एक बार देखते हैं इसको फटाफट। मैंने जब इसको जूम करा तो देखा मैंने इन लोगों ने फिर से गड़बड़ कर दी। जो मैंने आपको पहले वो स्टोरी बताई थी ना शांति की, उसी स्टोरी को यार इन लोगों ने अगेन से यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं, हम यहाँ से अपने चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। अब तो यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं, इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशंस एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है पूरी स्टेट को, यानी कि पूरी स्टेट की तरफ से वो अपनी बातों को रखता है। और प्रोसिक्यूटर का काम आपका तब स्टार्ट होता है जब पुलिस यहाँ पे चार्जशीट फाइल कर देती है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट के अंदर। ठीक है, she has no role to play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecutions on behalf of the state. As an officer of the court, it is her duty to act impartially and present the full and material fact, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case. अब हमें बताता है कि भाई जो एविडेंस इकट्ठे करना आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम नहीं होता, वो होता है पुलिस का। पुलिस उसको यहाँ पे हैंड ओवर करती है। उसी के बाद यार उन्हीं के बिहाफ पे वो यार ना तो यहाँ पे जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसकी तरफ होता है, ना ही वो गवर्नमेंट की तरफ होता है। वो बेसिकली क्या करता है कि जो भी गवाह होती हैं, जो भी बातें होती हैं, उनको यहाँ पे रखता है अच्छे तरीके से और बताता है कोर्ट के सामने सारी बातें कि भाई ये कुछ सीन यहाँ पे है और ये यहाँ पे हमें सबूत मिली है। ठीक है, तो ताकि जो हमारा जज होता है अच्छे से यहाँ पे डिसाइड कर पाए। उसी के साथ यार अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, जो कि है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। कि भाई जज का क्या काम होता है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे बोलता है, द जज इज़ लाइक एन अंपायर इन अ गेम एंड कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट। द जज हियर ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशंस एंड डिफेंस। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो जज होता है यहाँ पे, जैसे कि आपके
आपके गेम के अंदर अंपायर होता है वैसा ही रोल प्ले करता है। वो सभी यहाँ पे गवाहों की दलीलें सुनता है, जो भी यहाँ पे सबूत होते हैं उनको देखता है, सभी की बातों को सुनता है और वो यहाँ पे किसी की तरफ नहीं होता। फिर जो भी यहाँ पे सारी बातें इशारा करती हैं, बताती हैं कि भाई ये यहाँ पे चोर है या फिर नहीं है, तो उसी हिसाब से जज फिर अपने माइंड को भी यूज़ करता है, फिर आगे जाके वो डिसीजन लेता है। द जज डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब यार जो आपका जज होता है वो लॉ के हिसाब से और जो यहाँ पे सबूत होते हैं तमाम उनके देखते हुए यहाँ पे अपना फैसला सुनाता है। If the accused is convicted, then the judge pronounce the sentence. He may send the person to jail or impose a fine or both depending on what the law prescribes. हमें बताता है कि भाई जज उसकी यहाँ पे क्राइम को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए फिर वो देखता है कि उसको यहाँ पे मेरे को जेल में भेजना है या फिर मेरे को इसके ऊपर फाइन लगाना है पैसों का, या फिर इसके ऊपर मेरे को दोनों काम करने हैं। वो जैसा भी लॉ उसको प्रिस्क्राइब करता है उस हिसाब से वो आगे चलता है। ठीक है, उसी के साथ यार अब यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं, व्हाट डिड द जज से इन शांति केस आफ्टर हियरिंग द टेस्टिमनीज ऑफ ऑल द विटनेस। कि भाई सभी विटनेसेस की बातें सुनने के बाद जो शांति के केस के अंदर जज ने क्या बातें कही। तो फटाफट से कमेंट कर दो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, और बहुत सोच समझ के कमेंट करना, ठीक है ना। या फिर आप मेरे पास इंस्टा के ऊपर भी इसको सेंड कर सकती हो। बाकी इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। ठीक है, आपका फेयर ट्रायल क्या होता है, तो चलो आपको इसको भी हम समझा देते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे कहते हैं, लेट अस फॉर अ मोमेंट इमेजिन दैट माइट हैव बीन हैपेंड इफ द जज डिसाइड टू ट्राई शांति केस वेरी डिफरेंटली। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बोलते हैं कि भाई मानो कि आपका जो जज है इस केस के अंदर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता। वट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ द चार्ज शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति। कि भाई जो आपका कोर्ट है वो ना तो कोई चार्ज शीट की कॉपी देता ना ही स्टेटमेंट की कॉपी देता विटनेस जो कि शांति थी उसको। वट इफ ही हेल्ड द ट्रायल इन अ सीक्रेट लोकेशन वेयर नाइदर शांति नॉर सुशील वर प्रेजेंट। और यहाँ पे बताते हैं कि मानो क्या होता अगर मानो आपको जो जज होता साथ में जिन्होंने आरोप लगाया वो लोग मिलके फैसला कर लेते ऐसे कमरे के अंदर जहाँ पे ना तो शांति होती ना सुशील होता। वट इफ ही डिड नॉट गिव शांति लॉयर एडवोकेट रॉय इनफ टाइम टू क्वेश्चन द विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन सच एज मिसिज शिंदे एंड इंस्टेड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शांति वॉज गिल्टी। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो यार शांति का वकील उन लोगों ने प्रोवाइड करवाया था गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पता है कि जो आपका रॉय थे वो, तो यहाँ कहता है कि भाई जो रॉय को वो बोलने का टाइम ना देता, ज़्यादातर अपना जो उसका खुद का पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसको ही बोलने देता, और साथ में यार मतलब कि उसकी बातों को ना सुनता, और वो यहाँ पे जिन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाया है उन्हीं की बातों को सुनता और शांति को गिल्टी करार दे देता। तो उसका मतलब क्या होता, इफ़ दिस हैड हैपेंड देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। कि भाई अगर ऐसा कुछ होता तो ये केस आपका अनफेयर ट्रायल के यहाँ पे कंसीडर किया जाता। दिस इज बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। कि भाई किसी भी यहाँ पे क्राइम को मतलब कि बिल्कुल अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ चीज़ों को यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होता है। Article 21 of the Constitution states constitutions that guarantee the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure। हमें बताता है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो ये कहता है कि भाई किसी भी पर्सन की जो हमारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं वो तभी कुछ छीनी जा सकती हैं जब हमारे पास एक ठोस और उगता रीजन हो उस बात का गवर्नमेंट के पास, और वो रीजन बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटा मोटा रीजन नहीं। A fair trial ensure that Article 21 of the Constitution is upheld। अगर आपका यहाँ पे फेयर ट्रायल होता है तो इसका मतलब है कि भाई आपके जो आर्टिकल 21 है उसको फॉलो किया जा रहा है। अगर यहाँ पे मतलब कि फेयर ट्रायल नहीं है तो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। लेट अस नाउ रिटर्न टू द शांति केस एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फेयर ट्रायल। हमें बताता है कि भाई चलो फटाफट से हम एक बार फिर से शांति के केस के ऊपर जाते हैं और आपको कुछ फेयर ट्रायल की बातें अगेन से बताती हैं। तो यार यहाँ पे बेसिकली आप सभी ने पीछे देखा कि भाई जो यहाँ पे जो वो होता है ना आपका ये मिसिज शिंदे, ये पूछता है क्वेश्चन। चलो एक बार मैं इसको बड़ा करके फटाफट से आपको बता देता हूँ, या फिर मैं एक बार इसको खुद से स्टडी करके फटाफट से बताता हूँ, देन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है फटाफट। तो यार यहाँ पे आप सभी को पता है कि भाई जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो मिसिज शिंदे से पूछता है कि भाई जो आपकी गोल्ड चेन थी शांति ने चुराई है आपको कैसे पता। तो वो पूरी बात बताती है कि भाई यहाँ पे रूम के अंदर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ वही जाती थी और वही साफ सफाई करती थी। तो वो वाली बात आपकी यहाँ पे हो जाती है। उसी के साथ ही जब यार ये आपकी रॉय वकील आती है तो यार इनके सामने अपने सारे सबूत
सबूत और सारी चार्जशीट वगैरह रखती हैं, सारी बात अपनी बताती हैं। फिर ऐसे बातों को बताना, अपनी बातों को रखना, यही बेसिकली आपका एक फेयर ट्रायल के अंदर चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भाई बाद में ये वकील क्वेश्चन पॉइंट आउट करती है और कहती है कि भाई आपने इसका मतलब उसको चुराते हुए चेन नहीं देखा, तो आप कैसे उसके ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, फेयर ट्रायल हो रहा है, यानी कि बिल्कुल भाई सारी बातों को ध्यान में दिया जा रहा है और सभी बातों को रखा जा रहा है। ये नहीं कि भाई उस बात को छुपा लिया या फिर उसको बड़ा बताने की कोशिश की और उसको यहाँ पे जेल के अंदर डालने की कोशिश की, ठीक है। तो यही होता है आपका फेयर ट्रायल, यानी कि बगैर किसी की तरफ यार कोई साइड लिए हुए जो भी सबूत हैं, जो भी बातें हैं, सबको सुनना और फिर ध्यान से अपना माइंड यूज करके डिसीजन लेना, ठीक है। फिर बोलते हैं फर्स्टली शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट एंड ऑल अदर एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशंस प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर। अब यहाँ पे बताता है कि भाई सबसे पहले तो जो शांति थी उसको कॉपी दी गई चार्जशीट की, और जो भी यहाँ पे मतलब सबूत मिले हैं शांति के खिलाफ उन सभी की कॉपी दी गई शांति को। अब बताते हैं शांति वॉज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वॉज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ। अब यहाँ पे भाई शांति थी, उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने चोरी की है, जो कि एक क्राइम माना जाता है हमारे लॉ के अंदर। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि भाई जो भी हमारी ये मतलब कि कोर्ट की बातचीत हुई सारी पब्लिक के अंदर हुई, यानी कि पब्लिक उनको इसलिए देख सकती थी, बिल्कुल ओपन कोर्ट के अंदर हुई, ये नहीं किसी बंद कमरे के अंदर सारी बातें हो गई हों। फिर बताते हैं हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग, और उसका जो सुशील भाई था वो भी वहाँ पे कोर्ट के अंदर बैठता था और सारी बातों को देखता था, सुनता था। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड शांति वॉज defended by a lawyer. Shanti lawyer advocate Roy was given an opportunity टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशंस विटनेस। और जो यहाँ पे फिर शांति की वकील थी रॉय, उसको भी यहाँ पे पूरी आज़ादी दी गई सारे मतलब कि गवाह और जो सबूत थे उनको देखने की, उनको समझने की और फिर कोई बात बोलने की। एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांति डिफेंस। और यहाँ पे जो आपकी एडवोकेट थी उसको रॉय को पूरी आज़ादी दी गई कि भाई आप यहाँ पे अपना कोई मतलब कि सबूत या फिर कोई गवाह को यहाँ पे पेश कर सकती हैं। उसके बाद ऑल दो द पुलिस फाइल्ड अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति द जज एक्यूज्ड हर टू बी इनोसेंट। कि भाई आप सभी को पता है कि आपकी जो पुलिस थी उसने तो वहाँ पे चार्ज फाइल कर दिया था आपकी शांति के खिलाफ कि भाई इसने चोरी की है, लेकिन जज ने उसको क्या करार दे दिया कि भाई ये यहाँ पे बेकसूर है, इनोसेंट है। It was the responsibility of the prosecutions to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. In this case, the prosecutions failed to do so. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई ये मतलब है ना, ऐसे प्रूव होता है हमारे जो रीजनेबल मतलब कि कुछ डाउट होते हैं ना, जैसे कि भाई ये पर्सन गिल्टी है या फिर नहीं है। मतलब कि कई बार प्रोसिक्यूशन हमारा फेल हो जाता है ये काम करने के बाद कि भाई ये पर्सन सही में गिल्टी है या फिर नहीं है, इस बात के ऊपर नहीं पहुंच पाता, तो गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। लेकिन यार प्रोबेबली मोस्ट यही चांस रहते हैं कि हमारे जो डिसीजन होते हैं वो सही ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे आप सभी को बोलते हैं इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइड द मैटर ओनली ऑन बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। द जज डिड नॉट जंप ऑन टू द कंक्लूजन दैट शांति वॉज द थेफ्ट जस्ट बिकॉज सी वॉज अ पुअर मेड सर्वेंट। अब यहाँ पे बताता है कि भाई आपने सारी बातों को भी देखा कि भाई वो एक पुअर मेड सर्वेंट थी आपके घर में काम करने वाली, तो आपके जज ने सिर्फ इसी बात को देखते हुए उसको दोषी करार नहीं कर दिया, उसने सारे गवाहों को सुना, सारे सबूतों को सुना, फिर उसी बिहाफ पे आगे चल के डिसीजन को लिया। Instead, the judge remained impartial, and since the evidence shows that some young man and not Shanti was the theft, he set Shanti free. In Shanti's case, justice was finally done to her because she was given a fair trial. अब हमें बताते हैं कि भाई शांति के केस में हमने देखा कि इसको पूरा अच्छे तरीके से न्याय मिला, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपका एक फेयर ट्रायल रहा, यानी कि बीच में कोई धांधलीबाजी यहाँ पे आपकी नहीं हुई। फिर बताते हैं द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल द पर्सन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर शुड कैरी आउट देयर रोल्स इन द प्रॉपर मैनर। कि भाई हमने ये भी बात देखी कि भाई इस वाले चैप्टर के अंदर कि आपके जो अलग अलग पर्सन है वो अपना रोल प्ले कर रहे थे यहाँ पे आपके न्याय के अंदर। What is mean is that they all need to work to ensure that every citizens, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused। अभी हमें बताते हैं कि भाई हमारे लॉ के अंदर ये सारी बातें भी हैं कि भाई किसी भी पर्सन का यहाँ पे हमें कोई जेंडर, कास्ट, आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं देखना है, उनको बिल्कुल हमें अच्छा न्याय देना है, सारे सबूत और सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए।
द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट द एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक मच सेंस इफ एवरी सिटीजन्स वर नॉट गारंटेड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमें बताता है कि भाई हम सभी को भी इस बात का पता है कि भाई हमारा जो लॉ होता है उसके सामने सभी को समान नज़र से देखा जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, सभी को फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, तो भाई संविधान के अंदर इस बात का कोई मतलब फिर नहीं रह जाता। ठीक है, फिर अब आगे बोलते हैं, ऑल द प्रोसेसेस रिटन इन बोल्ड ऑन पेज 74 आर क्रूशियल्स टू फेयर ट्रायल। राइट इन योर ओवन वर्ड्स दैट यू आर अंडरस्टैंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द अबोव डिस्क्रिप्शन ऑफ शांति केस। ओपन कोर्ट, बेसिस ऑफ एविडेंस, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस। अभी हमें आप सभी को बेसिकली यही बात बता रहे हैं कि भाई यार जो भी आपकी फेयर ट्रायल की चीज़ें जरूरी होती हैं वो सभी यहाँ पे हमने लिख रखी हैं पॉइंट्स बना के, तो आप उनको अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए और फिर कोई केस अपने पास से भी लिख सकते हैं या फिर शांति केस का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला तो आपका होना चाहिए ओपन कोर्ट, दूसरा होना चाहिए भाई आपका सबूतों और गवाहों के बेस पे फैसला सुनाना, तीसरा होना चाहिए यहाँ पे आपका जो आपके जिस पर्सन के ऊपर आरोप लगाया गया है उसके पास भी वकील होना चाहिए जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन करे वहाँ पे। फिर बताते हैं यहाँ पे डिस्कस इन क्लास व्हाट माइट हैव हैपेंड इन शांति केस इफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैड नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। कि भाई आप एक बात को और सोचना अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के कि भाई अगर ये प्रोसेस यहाँ पे ना होती शांति केस के अंदर तो उसके साथ में क्या हो सकता था। जैसे कि सबसे पहली, इफ़ शी वर नॉट डिफेंड बाय अ लॉयर, कि भाई उसको यहाँ पे वकील नहीं दिया जाता और वो गरीब थी, वो खुद से वकील कर नहीं सकती थी, तो फिर क्या होता। फिर ऑप्शन बी में आपको क्या सोचना है, इफ़ द कोर्ट हैड नॉट एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, और कोर्ट उसको यहाँ पे मतलब कि इनोसेंट मानने से इनकार कर देता, तो फिर क्या होता। अब एक बार आप इन सभी बातों को सोचो। ठीक है, तो बाकी यार माय फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो जाता है। मेरे ख्याल से इसकी कुछ ग्लोसरी वगैरह यहाँ पे पीछे रहती होंगी, एक बार देखता हूँ मैं। हाँ, ये रही आपकी ग्लोसरीज। तो यहाँ पे एक्यूज्ड का मतलब आप सभी को पता है कि जिसके ऊपर यार आरोप लगाया जाता है। कॉग्निजेबल का भी आपको पता होगा, क्रॉस एग्जामिन का भी पता होगा, डिटेंशन का भी पता होगा, और आपको इम्पार्शियल का पता होगा, ऑफेंस का पता होगा, देन टू बी चार्ज अ क्राइम, और विटनेस का भी आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। बाकी अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता लगता है तो यार खुद से भी थोड़ी बहुत मेहनत किया करो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सभी की डिटेल्स। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास आप इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड कर दो, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा, या फिर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर फिर दूर कर दूंगा, या फिर जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली होगी उसके अंदर दूर कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी यार इसके साथ हमारा चैप्टर तो यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लेना। तो आपसे मिलते हैं वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।